डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। तो क्या लोकेशन होगी इसकी? इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं बैक्टीरिया का, तो ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर जो लेयर होगी उसको हम सेल वॉल का नाम देंगे। तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो अगर सेल वॉल नहीं होगी तो फिर आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? उनमें सेल मेम्ब्रेन ही कहलाएगी। अब वो बैक्टीरिया कौन से हैं? दीज आर सार्कोप्लाज्मास एंड माइकोप्लाज्मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो वो कौन सी हैं? सार्कोप्लाज्मास एंड माइकोप्लाज्मास आर दोज बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव अ सेल वॉल। तो इनमें फिर आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर मेनली सेल मेम्ब्रेन में दो कंपोनेंट हैं, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे देखें जो मैंने डबल लेयर बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर्स मीन टू लेयर, ठीक है। लिपिड की दो लेयर हैं एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर एम्बेडेड हैं। तो दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन चैनल्स कह सकते हैं आप। तो मेनली सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन चैनल्स, और इनमें जो है कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉल एब्सेंट होती है। तो कंपोजिशन में अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन मेनली कंटेन लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये प्रेजेंट हैं, एंड स्टीरॉल सच एज कोलेस्ट्रॉल, these are absent। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ ग्रो कर रही होती है और कुछ स्ट्रक्चर बना रही होती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम मेसोसोम का नाम देते हैं। तो मेसोसोम क्या है? मेसोसोम्स आर एक्चुअली द इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है उन स्ट्रक्चर्स को हम मेसोसोम का नाम देते हैं। तो मेसोसोम्स आर एक्चुअली द इनवर्ड growth of cell membrane into cytoplasm। अब मेसोसोम की भी आगे तीन टाइप्स हैं या तीन किस्म के हो सकते हैं। अगर तो सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड ग्रो करे और ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बना दे और सेल मेम्ब्रेन के साथ ही कनेक्ट रहे, तो उनको हम ट्यूब्यूल्स का नाम देंगे। मीन्स के मेसोसोम्स जो है वो ट्यूब्यूल्स भी हो सकते हैं, दे मे बी वेसिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर, स्फेरिकल गोल टाइप स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, अलग हो चुके हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। इनको हम वेसिकल्स का नाम देते हैं। तो अगर अटैच होंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ और लॉन्ग होंगे तो ट्यूब्यूल्स का नाम देंगे। अगर स्फेरिकल होंगे और सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाएंगे तो दीज आर कॉल्ड एज वेसिकल्स। यहाँ पे एक और भी स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि फ्लैटेंड है, फ्लैट है, वो कहलाता है लैमेला। अब लैमेला भी सेल मेम्ब्रेन से ही बना होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से बाद में अलग हो जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये मेसोसोम्स ही कहलाते हैं। तो मेसोसोम्स में भी वेसिकल्स भी हो सकती हैं, मेसोसोम्स आर ट्यूब्यूल्स भी हो सकती हैं, और दे मे बी लैमेला। मेसोसोम के स्ट्रक्चर के बाद हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेसोसोम्स जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन द सेल डिवीजन। इनका रोल जो है वो सेल डिवीजन में भी होता है। एंड दे आर द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है, उसमें भी मेसोसोम जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। दीज आर द रेस्पिरेटरी सेंटर्स।
लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली जो है वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें ग्लूकोज भी हो सकती हैं, प्रोटीन्स भी हैं, वाटर भी हैं और एंजाइम्स भी हो सकते हैं। इसी तरह डिजॉल्व सब्सटेंसेस के अलावा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स भी होती हैं, न्यूक्लियोइड भी होता है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट मौजूद होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड भी मौजूद होता है। अब कौन सी ऑर्गेनेलिस या कौन से स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते, तो वो स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते उसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस भी बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो ऑल द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, उसकी रीजन ये है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस भी नहीं होता और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस भी मौजूद नहीं होती, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, ये सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस हैं और ये बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती। इसी तरह साइटोस्केलेटन भी एब्सेंट होती है, साइटोस्केलेटन। तो ये वो स्ट्रक्चर हैं जो बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले हम राइबोसोम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस एंड दीज आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। देखिए यहाँ पे जो मैंने ग्रेन्यूल टाइप स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ये राइबोसोम्स हैं। अब राइबोसोम्स जो हैं वो सेल में दो तरह से पाए जाते हैं, या तो ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर लूजली अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आइदर दे आर लूजली अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन और दे आर फ्रीली डिस्पर्स्ड। अगर हम साइज की बात करें तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो हैं दीज आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर एंड आर 70s, और 70s में भी दो सब यूनिट जो हैं वो मिल के 70s बना रहे होते हैं। वन इज द स्मॉलर सब यूनिट विच इज द 30s और लार्जर 50s। अब S मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज होता है जब हमने सेल से ऑर्गेनेलिस को अलग करना होता है। तो साइज और डेंसिटी की बेस पे हर ऑर्गेनेली को जो है वो एक वैल्यू दी जाती है इस यूनिट की बेस पे। तो जैसे ही हमने राइबोसोम्स को वैल्यू दी हुई है 70s, अब इसका मतलब एडिशन नहीं है। एडिशन में तो क्या होता है 50 और 30 जो है वो 80 होता है, लेकिन यहाँ पे हम साइज और डेंसिटी की बेस पे और सेपरेशन की बेस पे हर ऑर्गेनेली को वैल्यू देते हैं, और ऐसे ही राइबोसोम को 70s वैल्यू दी हुई है। ठीक है, Now we will discuss about the nucleoid and plasmid। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल के सेंटर में देखें तो देयर इज अ डेंस एरिया, सेंटर में क्या है, देयर इज अ डेंस एरिया विच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। उस डेंस एरिया को हम न्यूक्लियोइड का नाम देंगे। अब उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें सिर्फ डीएनए मौजूद होता है। दिस डेंस एरिया कंटेन डीएनए, तो डीएनए होता है और डीएनए भी इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इस डीएनए को हम कभी कभी क्रोमोसोम का नाम भी देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोम। लेकिन ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, लेकिन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए ही होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो ये सेंटर में प्लेस होता है, डेंस एरिया होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। अच्छा, अगर हम प्लाज्मिड को डिस्कस करें तो प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए बनाया हुआ है विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, दिस इज द प्लाज्मिड, और इट इज एन एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। अब प्लाज्मिड के अंदर
ऐसे जीन्स होते हैं विच आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो दे प्लाज्मिड कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। मीन्स कि अगर एक बंदे को बैक्टीरियल डिजीज है और वो बैक्टीरियल डिजीज ऐसे बैक्टीरिया की वजह से है जिसमें प्लाज्मिड है, तो वो प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेंगे एंटीबायोटिक से। अगर वो बंदा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के तौर पे ले रहा है तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड उन बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं टू फाइट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इट गिव्स द एक्स्ट्रा protection in unfavorable condition, for example in case of treatment of antibiotics। और प्लाज्मिड जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एज अ वेक्टर के तौर पे भी यूज होते हैं, वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, फॉर क्लोनिंग के तौर पे भी, और जीन थेरेपी के अंदर भी जो है प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर मींस ट्रांसपोर्टर के तौर पे।